द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेफ्टी टॉपिक्स। उसमें दिखाया जाता है कि काइट फेस्टिवल, पतंग जो उड़ाते हैं, पर्टिकुलरली अभी मकर संक्रांति के टाइम है, इस टाइम सभी लोग पतंग उड़ाते हैं। तो उसमें एक बच्चों को दिखाया जाता है कि वो पतंग के जो टेल है, लंबा सा टेल है और समुंदर के बाजू में है, तो ये फेस्टिवल चल रहा है, तो बहुत ज्यादा विंड प्रेशर है। तो वो बच्चा जो है 3 साल का, लिन करके एक छोटी सी बच्ची है, तो वो पतंग का जो टेल है वो पकड़ के लेता है, और जब पतंग ऊपर 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 की तरफ उठता है तो उसके साथ साथ वो बच्चा भी ऊपर उठ जाता है, करीबन 100 फीट तक वो ऊपर उठ जाता है। और उसमें उसके बाद वो ट्विस्टिंग करके वो नीचे फिर वापस आ जाता है। लकीली कुछ नहीं हुआ, और उनके जितने सारे रिलेटिव है, चारों तरफ से लोग भी आए थे और उनको पकड़ लिया। तो छोटा मोटा एक दो ब्रूज हुआ था, बाकी खास कुछ नहीं हुआ था। तो ये एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी का लैप्स हुआ था। किसी लोगों को वो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं था, और लोगों को शायद ये अंदाज भी नहीं था कि एक पतंग की ऐसा हो सकता है। लेकिन उधर उस साइड में, ताइवान का सी साइड में 22 टू 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हवा, बहुत ही विंड स्पीड बहुत ही कम है। मैं आपको गुजरात में यही पतंग के टाइम में क्या होता है, मैं आपको और एक छोटा सा पॉइंट, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो शेयर करता हूँ। वो ऐसा है कि आप देखो कि ये मकर संक्रांति के टाइम में आप अगर अहमदाबाद, भुज कहीं भी चले जाओ, आप देखोगे जिन लोग 2 व्हीलर राइड करते हैं, मोटरसाइकिल से या तो स्कूटर से, उनके सामने लंबा सा एक ग्लास शील्ड रहता है। तो मुझे बहुत ही मतलब आश्चर्य लगा था कि ये आदमी वो हेलमेट नहीं पहने हैं, लेकिन वो सामने ग्लास शील्ड क्यों है। तो मुझे ड्राइवर बताया कि अ, कई लोग जो जो धागा होता है, वो धागा में मतलब वो उनका कंपटीशन होता है पतंग का, तो वो कट जाता है लोगों का रास्ते की इस साइड से उस साइड में। अगर वो धागा है, किसी का पतंग कट गया, तो उससे लोगों का डेथ हो जाता है, क्योंकि वो क्विकली जो 2 व्हीलर पास हो रहा है, और उसमें जो धार वाला जो धागा है वो गले में कुछ 2 सेकंड का 3 सेकंड का अंदर ही वो जो श्वास नली है वो कट जाता है। मतलब इतना भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं आपको पहला जो स्टोरी बताया और दूसरा जो स्टोरी बताया, उसमें मैं डिफरेंट पर्पस है बताने का। पहला जो स्टोरी है उसमें वो चाइल्ड 3 साल का है, लेकिन वो जो पतंग का जो धागा, जो टेल है, उसको वो छोड़ता नहीं है। वो उसको लास्ट, मतलब जब तक वो जमीन में नहीं आ जाती है वो उसको पकड़ के रखता है, कुछ भी हो। तो ये है, किसी भी इंसान का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, और वो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो खुद का जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं इस मामले में। आपने अगर 2001 में ट्विन टावर, जो न्यूयॉर्क में जो मल्टीपल जो जेट अटैक हुआ था, उसमें हजारों लोगों का डेथ हो गया था। उसमें कुछ लोग 108 स्टोरी से बाहर की तरफ से मतलब जंप किया था। शायद उन्होंने सोचे होंगे कि इधर तो मतलब मैं रह नहीं सकता हूँ, कि इतना आग का टेम्परेचर इतना ज्यादा है। तो वो बाहर की तरफ वो डाइव दिया। मतलब तब भी उनको शायद एक उम्मीद था कि कुछ जाल, नेट कुछ तो रहेगा, तो मैं सेव हो जाऊंगा। तो ऐसा घटना, इवेंट काफी बार होता है कि लोगों को दिखा जाता है कि लास्ट मिनट तक लोग अपना जो इंस्टिंक्टिव जो नेचर है, उसके दौरान वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सेकंड जो पॉइंट गुजरात का मैंने बताया, जहां पर लोग शील्ड यूज कर रहे हैं, वो है काउंटर मेजर। क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस से मालूम पड़ा कि ये होता है, तो उससे बचने के लिए काउंटर मेजर क्या है। तो ये जो इंस्टिंक्टिव नेचर है लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करना, इस बार में मैं एक इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूँ। सातारा से एक फाउंड्री में मैं विजिट करने के लिए गया था। तो उधर एक आदमी जो कास्टिंग्स आ रहा है, उनका काम था, वो डाई कास्टिंग प्लांट है एक्चुअली। तो कास्टिंग्स जो आ रहा था, उनका काम था वो डाई कास्ट पार्ट को सेपरेट करना,
मतलब जो खराब है, पोरस है या तो ब्लो होल्स है, उसको अलग करके जो अच्छे हैं उसको जाने देना। लेकिन मैं देख रहा था उधर खड़े होके कि इतना धुआं आ रहा था उनके आंखों पे, और वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बिल्कुल यूज नहीं किए हुए थे। जो भी यूज किए हुए थे वो सफिशिएंट नहीं था। और उनका जो शकल है वो दूसरी तरफ है, उनका जॉब की तरफ नहीं है। तो मैं उनको पूछा कि आप ऐसे काम कर रहे हो तो आपका जो काम है सेग्रीगेट करना, आप कैसे कर पा रहे हो? मतलब काफी सारे जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो बाहर, वो सामने जा रहा है, तो उसमें तो ये काम डबल हो गया। तो उसने बोला कि नहीं, मेरा जो आंख है उसमें जलन हो रहा है। तो मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर फैक्ट्री का जो जगह है जहां पर आप आपका प्राइम टाइम में सवेरे से शाम तक बिताते हो, वो सेफ महसूस नहीं करते हो उस जगह में, तो आपका अटेंशन कैसे क्वालिटी या तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ जाएगा? ये हो नहीं सकता है। मतलब आपका दिमाग का इंस्टिंक्टिव नेचर के दौरान एक हिस्सा हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर ही वो रहेगा, फोकस्ड रहेगा। तो आपका पूरा जो दिमाग है वो काम के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये है सेफ्टी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्यों फैक्ट्री ओनर होने के नाते, एम्प्लॉय होने के नाते आप सेफ्टी के ऊपर नजर दोगे। तो मैं तो कहूंगा कि ठीक है, दिन में सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी भूल जाइए। ये जिंदगी जो मिला है ये हमें बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। इसीलिए आप देखोगे एक आदमी को जितना भी उम्र है, एक बच्चा 3 साल का लीन हो, या तो उसका स्पेलिंग है LIN, या तो एक 80 साल की उम्र का एक आदमी हो, सभी लोग जीना चाहते हैं। तो सेफ्टी उसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस। तो लेट मी टेक यू फॉरवर्ड, ये बताने के बाद कि ये जो अभी अभी ओंकार आप लोगों को बताया कि कैसे आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को जब आप चूज करोगे, कौन कौन सी एंगल से आप देखोगे, किससे प्रोटेक्शन मिलने के लिए आप उसको चूज करोगे, ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये जो फोटोग्राफ आप सामने देख रहे हो, ये मेरे घर के से ज्यादा दूर नहीं है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बाहर है। मुझे ये फोटोग्राफ, ये बड़ा सा डिस्प्ले मिला। तो मुझे पता है कि हम बहुत सारे लोग इधर भारत में, हम लोग फैक्ट्री एक्ट के दौरान या तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को दिखाने के लिए काफी सारे पॉइंट्स जो है हम लोग उसका सहारा लेते हैं। लेकिन सेफ्टी सिर्फ मतलब रूल बुक को मेंटेन करने के लिए नहीं, अंदर से आना चाहिए कि सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। और ये जब नहीं होता है तो मतलब यू विल नॉट फील सेफ, सो देयरफॉर योर अटेंशन जो है वो काम के ऊपर ठीक से नहीं आएगा। तो ये हमारे जो क्लस्टर ग्रुप हैं उनमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हम लोग ये फॉर्मेट दिए हैं। मैं ये स्लाइड आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मेट सबको दिया गया था। इसमें क्या है, लेफ्ट साइड का जो कॉलम है इधर लिखा हुआ है PPE डिटेल क्या है। ओंकार ने आपको अभी बताया ग्लव्स के बारे में। ग्लव्स डिफरेंट किस्म का होता है। हाई टेम्परेचर में काम करने का ग्लव्स एक टाइप का होता है। अगर आप कुछ चीज जो है होल्ड करने के लिए करना चाहते हो उसके लिए एक होता है। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पेंट चेक करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव ग्लव्स दिया जाता है, वो दूसरे टाइप का होता है। तो अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग ग्लव्स होता है। तो ये फोटो ऑफ द PPE। नेक्स्ट होता है एरियाज व्हाट वी यूज्ड। तो देखिए इधर ठीक से पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा हुआ है शॉप फ्लोर। दैट इज नॉट इनफ। You should be writing down the name of the area where you will be applying your gloves. Then next column में है feature of the PPE for procurement. तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है, गुड स्टिचिंग, गुड क्वालिटी कॉटन, गुड कंफर्ट। लेकिन आपने अभी ओंकार से सुना कि अगर आपको स्पेसिफिकेशन के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो अगर टेम्परेचर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए तो उसमें लिखना चाहिए कि कितने टेम्परेचर के अगेंस्ट में, मतलब स्पेसिफिकेशन को पूरा कीजिए। अदरवाइज आप ग्लव्स तो लाओगे लेकिन वो पर्पस को मीट नहीं करेगा।
total quantity needed per month 300 pairs, life in days 1 day, supplier name so and so, lead time for procurement 2 days, minimum order quantity in numbers 300, inventory norm 100 pairs का उन लोग स्टॉक रख रहे हैं. तो इन्वेंटरी नॉर्म्स मतलब 100 पेयर्स का उन लोग स्टॉक रख रहे हैं, मतलब दैट इज द सेफ्टी स्टॉक. ओके, एंड एवरी 2 days they are placing order perhaps for 300 numbers, because 300 numbers is the minimum order quantity which they will be procuring, and that lasts for 1 day. So 300 pair and 300 days, so every day they have to order. I'm sorry, not every 2 days, they have to order every day. Even though the lead time is 2 days, they have to order every day, so that they will be getting, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, every day in that case it will be coming 300 numbers. So similarly for welding goggle, I will not go through the detail because already Omkar has given you these details. मेरा पर्पस था ये फॉर्म दिखाने के लिए कि इस फॉर्म में क्या क्या पॉइंट्स होता है और उसको कैसे आप फिल अप करोगे. सेफ्टी शूज, ईयर प्लग्स, फिर नोज मास्क, वेल्डिंग हेलमेट, फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर is not a personal protective equipment. It is a general tool which should be used for a area जहां पर फायर सेफ्टी हैजर्ड का चांसेस है. और उसके बारे में मैं लास्ट टाइम भी बोला था आप लोगों को कि उसको ऐसी जगह में रखना है जो कि ओपन है. कहीं से भी वो जगह जाने के लिए कोई भी ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, हार्डल नहीं होना चाहिए. एंड देयर इज ए पर्टिकुलर कलर कोड जो मैं विजुअल कंट्रोल सिस्टम में बताया था, जो फायर एक्सटिंग्विशर के नीचे होना चाहिए. नथिंग शुड बी केप्ट अंडर द फायर एक्सटिंग्विशर. ब्रेजिंग ब्लैक गॉगल, फिर सेफ्टी गॉगल, लेदर हैंड ग्लव्स. देखिए इधर क्लियरली लिखा हुआ है सेफ्टी गॉगल फॉर डीबरिंग, ग्राइंडिंग एंड टूलिंग, बहुत ही क्लियर है. लेदर हैंड ग्लव्स, वेल्डिंग मशीन एंड ब्लैंकिंग एंड शेयरिंग मशीन. दिस विल बी शेयरिंग. दिस इज वेल्डिंग हेलमेट, वेल्डिंग मशीन एंड इन एमएनटी डिपार्टमेंट. लेदर एप्रॉन, वेल्डिंग मशीन. ठीक है. So cotton hand gloves during material handling, assembly and cleaning. Rubber hand gloves, acid cleaning. So you have to really write down in very specific terms and use the entire format so that you know about your inventory management related to PPE also. So this is typically, I have shown this thing I had shown to you on in the visual control system slide also, that this is a typical area-wise personal protective equipment description कि एक आदमी को क्या 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 चाहिए. So this was meant for the phosphating plant. Okay. And this I have taken from Technophore. Safety shoes, safety goggles, and this is for different type of area of application. This is for wristband during PCB assembly, wristband. So this is again for the chances of statical electricity which may really endanger the equipment. So therefore you are trying to use the a protective equipment for PCB assembly. There is another format जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं कौन सी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, ऑपरेशन का प्रोसेस डिटेल दो. अनसेफ प्रैक्टिस फॉर इंडिविजुअल एंड मशीन और प्रोडक्ट जो एक्सपीरियंस किए गए हैं वो क्या क्या होता है. जैसे मानिए एक सिंपल पॉइंट कि आप ग्राइंडिंग कर रहे हो, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन में अगर है कि लोग बिना हैंड ग्लव से ग्राइंडिंग कर रहा है, तो दैट इज अनसेफ प्रैक्टिस. मानी कि आप वेल्डिंग कर रहे हो, लेकिन आपने ठीक टाइप का जो शील्ड है
या तो ठीक जो गॉगल है उसको यूज नहीं कर रहे हो ठीक से। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ अनसेफ प्रैक्टिसेस, और उसके अगेंस्ट में आपको लिखना चाहिए रेमेडियल सेफ्टी प्रैक्टिस एक्चुअली क्या है, मतलब क्या गलत होता है ये कॉलम में, और ये क्या होना चाहिए। एक्चुअली ये टेबल जो मैं इधर लिखा है, ये टेबल फॉर एवरी प्लांट और एवरी एरिया जहां पर पीपीई का यूज होता है उसके लिए इन एडवांस बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको ट्रेनिंग देना अच्छा रहेगा। यू विल बी एबल टू प्रोवाइड गुड ट्रेनिंग बेस्ड ऑन दिस। ये प्रैक्टिकल होगा क्योंकि ये उस आधार पर लिखा गया है जहां जो आपके फैक्ट्री में होता है। ओके, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पीपीई क्या चाहिए? क्या पोटेंशियल हैजर्ड कुछ होता है फायर का, या एसिडिक कोरोशन, या तो एनीथिंग एल्स लाइक हियरिंग इम्पेयरमेंट, समथिंग लाइक दैट। आज के दिन में करंट स्टेटस पीपी अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या है? अगर बैड कंडीशन कुछ होता है वो क्या है? नॉलेज ऑफ यूज अमंग द ऑपरेटर क्या है? ये आपको ऑडिट करके ये आपको फाइंड आउट करना है कि नॉलेज लेवल क्या है, क्या उनको जानकारी है। कई बार ये होता है कि ऑपरेटर को डायरेक्टली बिठाया जाता है काम के लिए विदाउट एनी नॉलेज रिलेटेड सेफ्टी। इट इज नॉट राइट, इट शुड नेवर बी डन। प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग अगर नहीं है तो आपका ट्रेनिंग का प्लान क्या होगा, कौन देगा, कब देगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। तो ये जो है ये प्रोएक्टिव प्लानिंग फॉर गेटिंग प्रिपेयर्ड टू इम्प्लीमेंट पीपीई इन एवरी फैक्ट्री। ये जो देखिए आप, तो इसमें थोड़ा सा इन्वेंट्री प्लानिंग जो है पीपीई उसके लिए ये फॉर्म दिया गया है। इसमें पीपीई डिटेल है, फोटो ऑफ द पीपीई, एरियाज जहां पर यूज होता है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, फीचर क्या है लाइक शुड नॉट स्लिप, प्रोवाइड्स ग्रिप, टोटल क्वांटिटी, पॉइंट ऑफ यूज में कितना चाहिए, लाइफ कितना है, सप्लायर कौन है, मतलब अप्रूव्ड सप्लायर कौन है, लीड टाइम, एमओक्यू, इन्वेंट्री नॉर्म्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पहले वाला फॉर्मेट और ये फॉर्मेट को मिला के एक अपना खुद का एक फॉर्मेट बना सकते हैं। दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू। सेफ्टी प्रैक्टिस का जो मैंने अभी टेबल दिखाया उसका एक आध एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये है प्रेस शॉप, इसमें अनसेफ प्रैक्टिसेस मतलब क्या हो सकता है? ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द शीट्स, पाइप कटिंग के लिए शार्प कॉर्नर ऑफ एमएस पाइप एंगल, हेवी मटेरियल हैंडलिंग, प्रेस शॉप में हैंडलिंग शार्प एजेस, एज वाला शीट काफी बार कट हो जाता है इसमें, और सीरियस कट हो जाता है। मैं आपको एक मेरे साथ जो हुआ था, शायद वो कंपनी प्रेजेंट भी है, तो एक बड़ा सा शीट मेटल वो गैंगवे में प्रोजेक्टेड हुआ था और मैं ऑडिट कर रहा था। तो मुझे ये पता नहीं था कि ये भी हो सकता है कि इतना बड़ा शीट मेटल जो इतना बड़ा है कि दीवार से लेके गैंगवे का आधा हिस्सा तक प्रोट्रूडेड है, और मुझे अपना लेग में इतना चोट आया कि आई वॉज वेरी लकी दैट इट वॉज नॉट ए मेजर फ्रैक्चर। तो बट अभी भी आई कैन रिमेंबर दैट पर्टिकुलर problem. So it is very important that we take care of this kind of unsafe practices. तो रेमेडी क्या है? जैसे यूजिंग हैंड ग्लव्स, यूजिंग सेफ्टी शूज, पीपी रिक्वायरमेंट क्या है, पोटेंशियल हैजर्ड क्या है, हैंड इंजुरी, लेग इंजुरी, करंट स्टेटस क्या है, कॉटन ग्लोव्स यूज कर रहे हैं नॉट लेदर ग्लोव्स, नॉलेज है यस, प्लान फॉर प्रोक्योरमेंट, रिप्लेस कॉटन हैंड ग्लोव्स बाय लेदर हैंड ग्लोव्स, कौन करेगा, कब करेगा, दिस इज ऑल देयर। ओके, तो ऐसे ही दिस इज कंटिन्यूएशन फिनिशिंग एरिया में, पाउडर कोटिंग एरिया में। सो क्विकली स्टार्ट करेंगे। मैं आपको अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन में बताने की कोशिश करूंगा कि वेरियस सेफ्टी पीपीज क्या क्या होते हैं और किस ऑन द व्हाट बेसिस वो बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं, या फिर उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होता है।
और वेरियस ऑप्शंस उस कैटेगरी में क्या होते हैं. So before going to that, I'll just quickly focus on 4 points कि जब कभी भी हम सेफ्टी पीपीईज के बारे में बात करते हैं, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मैं हमेशा उसको एक लीन टूल के तरीके से देखता हूँ. लीन टूल जो हमारा वेस्ट हमको रिड्यूस करने में मदद करता है. सो कौन से वो 4 पॉइंट्स है तो देखेंगे. सबसे पहले है सेफ्टी. सो कीपिंग एम्प्लॉय सेफ अवॉइड्स द डाउन टाइम. ठीक है, समझ लीजिए अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ऑपरेटर काम कर रहा है मशीन पे, सो डेफिनेटली एक्सीडेंट होने के बाद दैट मशीन विल बी अंडर सम काइंड ऑफ एन डाउन टाइम. सिमिलरली द ऑपरेटर विल नॉट बी अवेलेबल टिल द फर्स्ट एड हैपेंस, और आगे का कुछ ट्रीटमेंट करना है. तो क्या हो रहा है, सबसे पहले जो हमारा मूडा ऑफ वेट है, वेटिंग है, वो बेसिकली बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट. सो लीन के भाषा में अगर हमको बात करनी है सेफ्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो डेफिनेटली इट रिड्यूसेस द मूडा ऑफ वेट जो एक्सीडेंट होने से हो सकता है. सेफ्टी को हम रिस्पांस की तरीके से भी देख सकते हैं. जब मैं बोल रहा हूँ रिस्पांस की तरीके से, सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जब कभी भी वी आर हैविंग अ राइट पीपीज ऑन आवर शॉप फ्लोर, करेक्ट पीपीज हमारे शॉप फ्लोर पे अगर प्रेजेंट है, हमारे सब ऑपरेटर्स ने वो सब, not only operators, whoever is working on the shop floor is with the correct PPEs, then response to a situation भी बढ़ता है. Response to situation म्हणजे इसका मतलब क्या होता है, तो समझिए कि हमारा शॉप फ्लोर शायद ऑयली है बिकॉज ऑफ द सम नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, और किसी कोने में आग लगी हुई है. ओके, और अगर मेरा शॉप फ्लोर ऑयली है तो मेरे सेफ्टी शूज कैसे होने चाहिए, द वन विच इज हैविंग अ गुड ग्रिप ऑन द फ्लोर. तो वो अगर है और उधर सेफ्टी का अलार्म बजता है कि आग लगी है, फायर डिटेक्ट हो चुकी है, तो हमको भागना पड़ेगा. अगर करेक्ट पीपीईज है तो प्रोबेबली हमारा रिस्पॉन्स जो है वो अर्जेंट होगा, रिस्पॉन्स जो है वो करेक्ट होगा. सो व्हाट इज रिस्पॉन्स, आई जस्ट करेक्ट इट अगेन. सो जब कभी भी हमने करेक्ट पीपीज पहने हुए हैं शॉप फ्लोर पे और कुछ अर्जेंट सिचुएशन आता है, तो अर्जेंट सिचुएशन को रिस्पॉन्स करने के लिए हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि किसी कोने में आग लगी हुई है, फायर डिटेक्शन अलार्म बज गया है और मुझे भागने की जरूरत है, और सपोज मेरा शॉप फ्लोर ऑयली है और मेरे जो सेफ्टी शूज है उसमें अगर ग्रिप है, मतलब जो शॉप फ्लोर पे चाहिए वैसे मेरे सेफ्टी शूज है, तो प्रोबेबली आई विल रन वेरी फास्ट. ओके, और अगर वो ग्रिप नहीं है तो वो रिस्पॉन्स देते समय ही मेरा प्रोबेबली कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा एंड आई विल नॉट रन इन अ वे आई शुड. करेक्ट. तो इससे क्या हो रहा है, जो रिस्पॉन्स है मेरा वो बेसिकली पीपीएस के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट है. The next point I would like to highlight over here is confidence. When working in a dangerous area, it is important that the employees are confidently doing their assigned task. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर करूंगा. मैं लास्ट वीक ही करने वाला था, बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट वी कुड नॉट गेट दिस. आपको पता है कि G20 का परिषद चल रहा है, पुणे में कुछ मीटिंग्स हो रही है. तो SB रोड में मैं एक जगह पे था और वहां पे कांच का बिल्डिंग था. तो वो कांच का बिल्डिंग बाहर से सब साफ कर रहे थे, एंड सडनली आई रियलाइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्सन जो साफ कर रहा था वो बहुत स्पीड से काम कर रहा था. एंड आई वाज लाइक कि मैं ये इतने ऊंचाई पे काम कर रहा है और इतना फास्ट कैसे काम कर सकता है, इतना प्रोडक्टिविटी से कैसे काम कर सकता है. सो व्हाट आई डिड, मैं नीचे आ गया उस बिल्डिंग के और उसके साथ मैं बात करने लगा, उस पर्सन के साथ जो साफ कर रहा था, कि आपको डर नहीं लगता, आप इतने ऊंचाई पे इतने स्पीड से काम कर रहे हैं. सो ही हैज जस्ट शोड कि मुझे मेरे जो सेफ्टी डिवाइसेस है उस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है. एक तो जो पीछे वाला टाई किया होता है वो टूटने की चांसेस हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि वो हमने डिजाइन किया हुआ है इसी तरीके से. मैंने हेलमेट भी पहना है और प्लस ही इज हैविंग समथिंग इन हिज हैंड टू हैव द ग्रिप फर्मली. सो जस्ट बिकॉज ही इज हैविंग द ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस ऑन हिज पीपीज, it is getting reflected in his productivity also. Okay, so देखिए इनडायरेक्ट है, मे बी डायरेक्ट नहीं है. डायरेक्ट अगर पूछेंगे तो हम देखेंगे कि उसने कितना क्लीन किया इन अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम. बट व्हेन वी आर गिविंग हिम अ सपोर्ट ऑफ पीपीज, उसका प्रोडक्टिविटी ऐसे ही बढ़ रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑन द पीपीज.
So the point I'm trying to make over is कि जब कहाँ भी dangerous situation है या फिर difficult situation है काम करने के लिए, so we need to see कि हमारे जो equipments है PPEs के वो correct conditions में हैं और जो need है उसके हिसाब से design किए हुए हैं. So with respect to downtime, with respect to response to situation, with respect to confidence of working that gets reflected into the productivity of the worker, safety PPEs को मैं lean tool की तरीके से देखता हूँ. और चौथा भाग है compliance. वो आप सबको ही पता है, लास्ट टाइम भी डॉक्टर रॉय ने हमको बताया कि कुछ compliance की जरूरत होती है कंपनीज फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से. So we have to have those compliance. अगर वो हम नहीं कर पाते तो basically again there will be some other problems that will be created. So compliance की बात मैं थोड़ा बाजू रखूंगा क्योंकि important क्या है, तो हमको देखना है कि safety as a lean tool हम कैसे यूज करें. Compliance अगर ये हम यूज करते तो compliance होने वाला है. So these are the basic points that we need to see whenever we implement the safety PPEs. With this respect, अगर हम PPEs को देखने की कोशिश करेंगे तो definitely there will be change in the angle that we are looking at the safety PPEs. तो कौन से अलग अलग PPEs बेसिकली अवेलेबल होते हैं ये अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. सबसे पहले एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं. जब कभी भी सेफ्टी कम्स इनटू द पिक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेफ्टी मतलब खाली वर्कर या फिर ऑपरेटर लोगों ने कुछ पहनना है ऐसे नहीं है. मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा. एक शॉप फ्लोर पे हम जा रहे थे तो सुपरवाइजर वाज टॉकिंग टू मी और राउंड लेते समय मैंने देखा कि बहुत सारे ऑपरेटर ने सेफ्टी शूज पहना नहीं था. सो व्हेन वी केम बैक टू द ऑफिस आई जस्ट स्टार्टेड कि यहाँ पे सेफ्टी शूज की जरूरत नहीं है क्या. देन दैट मैनेजर एंड सुपरवाइजर स्टार्टेड, नहीं जरूरत है, हमने दिया भी है लेकिन लोग घुमा देते हैं एंड बहुत सारे रीजन आने लगे. एंड देन आई जस्ट लुक एट हिज ओन शूज. जो मेरे साथ बात कर रहा था तो उन्होंने भी सेफ्टी शूज नहीं पहने थे. So then he realized कि मैं उनके शूज की तरफ देख रहा हूँ. Then he has started giving me reasons कि हमको बाहर जाना पड़ता है, वेंडर के पास जाना पड़ता है. So what point I am trying to make over here is कि सेफ्टी जब कभी भी हम क्वेश्चन में लाते हैं ना तो उसके साथ बहुत सारे रीजंस आते हैं कि हम क्यों नहीं करना चाहते हैं, राइट. सो एक चीज हमको देखनी है कि हमारे शॉप फ्लोर की क्या डिमांड है. उस हिसाब से अगर हम कुछ पीपीज बोल रहे हैं कि हमको इसकी जरूरत है तो वो हमको फॉलो करना है. वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, इट इज फॉर आवर ओन सेफ्टी. और अगर जरूरत नहीं है तो प्लीज आप उसको डिफाइन मत कीजिए दैट इट इज नॉट इन द सेट ऑफ माय लिस्ट ऑफ पीपीज एंड देन डोंट ट्राई टू अननेसेसरी इंक्रीज द बर्डन ऑन योरसेल्फ, राइट. अगर आपके शॉप फ्लोर में अगर आपका एनवायरनमेंट काम का ऐसा है कि वहां पे वो पीपी की जरूरत है तो वो सबने पहनना है. अगर जरूरत नहीं है तो उसको लिस्ट में से निकाल दीजिए. सो इसी डायरेक्शन से अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एरिया ऑफ प्रोटेक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो किस हिसाब से, उसके क्या क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड बेस्ड अपॉन विच वी नीड टू सिलेक्ट अ डिफरेंट पीपी. सो सबसे पहले देखेंगे आई और फेस, मतलब आंख और चेहरा जो प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है तो क्या क्या चीजें देखी जाती. फर्स्ट ऑफ ऑल एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक वर्क प्लेस हजार्ड. तो ऐसे कुछ काम हम करते हैं क्या जिससे आईज और फेस में हमको कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं. जैसे कि मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ तो कुछ वहां से फायर या फिर कुछ छोटे छोटे फायर के आंख में जाने के चांसेस है. ऐसे कुछ चांसेस है क्या हमारे शॉप फ्लोर पे. when we are using any kind of such PPE which is protecting eye and face, it should fit properly and reasonably comfortable to wear. So wear करने के लिए आसान होने चाहिए. It should provide the unrestricted vision and movement. मतलब वो पहनने के बाद ऐसे नहीं लगना चाहिए इससे अच्छा तो ये नहीं पहनना ठीक है, right? So it should not have restricted vision. मतलब मैंने एक बार एक ऑपरेटर से बात करते समय ये मुझे पता चला कि गॉगल पहनने के बाद, वेल्डिंग ऑपरेटर था, गॉगल पहनने के बाद वो गॉगल इतना खराब था कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता. So अगर ऐसा है तो definitely no one is going to use that particular goggle. So we need to see कि it should be unrestricted vision for the moment when it comes to eyes and face shielding. Should be durable and cleanable. Should allow unrestricted functioning of any other required PP. So जब कभी भी मैं eye और face का protection की बात करता हूँ, so these are the characteristics that I need to take care of. कौन से?
First of all, it should be easy to wear, it should be reasonably comfortable, it should have unrestricted vision, मतलब विजन जो है उस पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, मूवमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, वो ड्यूरेबल होने चाहिए और वो क्लीन भी करने को आसानी होनी चाहिए। अगर ये है तो जाके मैं ऑपरेटर को बोल पाऊंगा कि आप पहनो, क्योंकि इट इज बीन डिजाइन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिफाइनिंग। तो कौन से सेफ्टी पीपीज होते हैं आईज और फेस के लिए? सेफ्टी ग्लासेस होते हैं, गॉगल्स होते हैं, डस्ट गॉगल्स होते हैं, फेस शील्ड्स होते हैं, लेजर आईवेयर होते हैं, वेल्डिंग शील्ड्स होते हैं, एक्सेट्रा। अभी आई विल जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस कि जैसे ये आई और फेस के लिए मुझे पीपीज की जरूरत थी, तो आई वाज एट अ लोकेशन विच इज कॉल्ड एज अ भुज, गुजरात में आता है, और वहां पे हम कुछ टर्बाइन इंस्टॉल कर रहे थे। तो वहां पे एवरीबडी वाज विद द सेफ्टी पीपीज, हेलमेट, गॉगल्स एंड ऑल, क्योंकि वहां पे समंदर नजदीक होने की वजह से कुछ हेवी वादळ बेसिकली आते हैं, उससे बारीक स्मॉल डस्ट जो होते हैं वो आंख में जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। सो फॉर ह्यूमन एवरीबडी एवरीथिंग वाज देयर, आई गॉगल्स से, हेलमेट से सब थे, लेकिन आई वाज हैविंग अ कैमरा, और उस कैमरा में वो स्मॉल डस्ट पार्टिकल जाके बैठ गए, एंड देन आफ्टर 2 days आई वाज नॉट एबल टू ऑपरेट दैट कैमरा। सो व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि पीपी जैसे हमको जरूरत होती है डेफिनेटली फ्रॉम अ ह्यूमन एस्पेक्ट, वैसे कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट भी होते हैं जिसके लिए भी पीपीज होने की जरूरत होती है। सो वी नीड टू सी कि ऐसे कौन से इक्विपमेंट है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम अ शॉप फ्लोर एनवायरमेंट। So that is another aspect of the safety when you design a safety PPEs. That not only human aspect, we also need to see the critical equipment. जैसे CMM को हम ज्यादातर expose नहीं करते shop floor पे, we have a control environment जहाँ पे हम CMM run करते हैं। So we need to see वैसे कौन से critical equipments हमारे पास है, which needs basically P's, I will say only the protective equipments. What is the next area of protection? Everybody knows food basically. So क्या characteristics हो सकते हैं इसके? Safety और toed shoes. Toed shoes मतलब क्या? It is similar to just having a small kind of a toe which protects your toe from. So आप normal shoes पहनोगे, उसके ऊपर एक toe आएगा, that will be called as a safety toed shoes. और the boot to protect against falling, crushing, rolling hazard. कुछ गिरने की वजह से जो hazard होते हैं वो protect करने के लिए that will be useful. It should meet the minimum compression and impact performance standards as per the ANSI. कुछ standard define किए हुए हैं कि जब कभी भी वो गिरता है तो compression कितना होना चाहिए, उसका अंदर impact कितना होना चाहिए. Some safety shoes may be designed to be electrically conductive to prevent the buildup of static electricity. ऐसे कुछ shop floor में हम देखते हैं कि कुछ static charge develop होता है, तो we need to have a shoes in a such a way so that it will be avoid the impact of that particular static force. Sometimes you need a firm grip is required where there is a possibility of slips and falls on the floors. जैसे कि मैंने example में बताया था कि अगर oily floor है तो we need to have a good grip on the floor. Sudden treads and overshoes should be used in the employee must work in the ice and snow. पुणे में ऐसे होने के chances बहुत कम हैं. Leggings should be provided for the lower legs and feet to protect it from the fire or heat hazard. राइट, तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हमारे शॉप फ्लोर पे क्या क्या चीजें हैं जो हमारे फूड को डैमेज कर सकती है, वो देख के हमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स से गो थ्रू करना है और देखना है कि इनमें से कौन से एप्लीकेबल है, एंड बेस्ड अपॉन दैट आई विल गो फॉर द पीपी विच मे बी सेफ्टी शूज है या फिर टोड शूज है या फिर लेगिंग्स हमको देने हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द हीट। जैसे कि फाउंड्री में लास्ट टाइम डॉक्टर रॉय ने हमको एक एग्जांपल शेयर किया था, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मोल्टन मेटल टू गेट आउट। सो अगर ऐसा है तो प्रोबेबली आई नीड टू हैव अ शूज व्हिच इज हैविंग गम शूज बोलते हैं उसको, प्रोबेबली हैविंग अ बेटर प्रोटेक्शन टू माय फूड। सो हमको देखना है हमारे शॉप फ्लोर पे फूड के लिए कौन से प्रकार की प्रोटेक्शन की जरूरत है, and then I need to see the characteristics which have been mentioned here and then select the correct shoes. Next आता है hand and arm protection, protect against cut, burns, dirt, showering and abrasion. जैसे कि मैं एक परसों एक फूड इंडस्ट्री में गया था, they were having onion cutting का जो प्याज है वो बेसिकली कट करने की कोशिश कर रहे थे with a very
बहुत ज्यादा उसमें एक काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट था, चक्कू जैसे, वो ऐसे कट कर रहे थे, तो देयर वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो उनके हाथ में लग जाए और उससे कुछ इंजरी हो जाए। तो व्हेन आई आस्क्ड कि आप क्यों नहीं यूज करते हैं, ग्लोव्स क्यों नहीं यूज करते हैं, तो वो बोले कि वो ग्लोव्स में फट जाते हैं तो वो यूज नहीं करते। बट सी द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर इज कि जो ग्लोव्स आपने दिए हुए हैं वो शायद उस एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उस एप्लीकेशन के लिए इफेक्टिव नहीं है। तो हमको क्या देखना है, उस एप्लीकेशन के लिए फिट होने वाले ग्लोव्स कौन से है वो हमको देखना, राइट। So hand and arm protection और क्या characteristic, it should give a protection against probably electrical hazard. When working in a chemical with a high acute toxicity, working corrosive materials of a high concentration, handling of chemical for extended period of time, immersing part of the hand into the chemical. So again, I'm trying to tell you some of the few characteristics. अगर मैं chemical के साथ बहुत बार डील कर रहा हूँ, बहुत टाइम तक डील कर रहा हूँ, तो कैसे ग्लोव्स मुझे यूज करने चाहिए, मेरे आर्म को मैं प्रोटेक्शन कैसे करूं, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट द I'll say hand, it is also about the forearm which we are using while working. So हमको देखना है कि ऐसे क्या पोजीशंस है, ऐसे क्या सिचुएशंस है जिसमें मेरा हैंड और आर्म भी डैमेज हो सकता है या फिर कुछ नियर मिस एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस हिसाब से हमको पीपीज सिलेक्ट करने हैं। पीपीज क्या हो सकते हैं, कैनवास, लेदर, मेश ग्लोव्स, फैब्रिक और कोटेड फैब्रिक ग्लोव्स, इंसुलेटिंग रबर ग्लोव्स, केमिकल और लिक्विड रेजिस्टेंट ग्लोव्स। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन केमिकल के साथ काम कर रहा हूँ तो नॉर्मल ग्लोव्स देके मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला। सो आई नीड टू हैव अ ग्लोव्स व्हिच विल बी कंपैटिबल विद दोस काइंड ऑफ एन केमिकल एंड व्हिच विल एंश्योर कि देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एक चीज मैं जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि टिपिकली केमिकल इंडस्ट्री में शायद ऐसे भी हो सकता है कि इमीडिएट एक्सीडेंट ना हो, बट एक्सपोजर बहुत टाइम में होने की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको उसका इफेक्ट दिखना पड़ेगा। सो ऐसे हिडन जो पॉसिबिलिटीज है वो भी हमको देखना है कि कौन से प्रकार के कैन एवरीबॉडी पुट इट ऑन म्यूट, थैंक यू, या सो ऐसे भी हमको पॉसिबिलिटीज देखना है। इट इज नॉट ओनली कि इमीडिएटली कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि एक्सपोजर अगर बहुत टाइम तक है तो हमको वो ही देखना है कि ऐसे कौन से सिचुएशन है और उससे हम प्रोटेक्ट हम खुद को कैसे करें। The next area is basically head, again quite easy to understand. It protects the employees from the impact and penetration hazard, provide excellent protection against accidental impact such as fixed object like exposed pipe or beams. क्या पीपीज अवेलेबल होते हैं, हार्ड हैट्स अवेलेबल होते हैं या फिर बम कैप्स अवेलेबल होते हैं। ये बम कैप्स आजकल बहुत यूज करते हैं, आपने देखा होगा, तो कुछ मेश होता है आफ्टर द हेलमेट सो दैट इट reduces the impact अगर ऊपर से कुछ हमारे सिर पे गिरा तो, and this is how it basically protects our head. The next thing is protective clothing. ये हमने बहुत बार देखा है, टिपिकली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं जहाँ कहाँ पे भी स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। So probably they have an kind of an apron which takes care कि अगर कुछ static charge डेवलप होता है बॉडी पे तो with the help of the apron that will get zeroed down to the earth. फूड इंडस्ट्री में हम बहुत बार देखते हैं कि एप्रन यूज करते हैं सो दैट जो हमारे नॉर्मल कपड़े हैं उसमें से कुछ फूड में नहीं जाए, सो दैट इट विल बी मोर प्रोटेक्टिव, राइट। अगेन एग्जांपल्स क्या है, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत बार प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज करते हैं। अगेन द एग्जांपल्स आर सिमिलर कि इंक्लूडिंग लैबोरेटरी कोट्स, वेस्ट जैकेट, एप्रन, सर्जिकल गाउन्स and full body suits, uniform caps and other clothing worn solely to identify person as an employee. That means what a point I'm trying to make कि protective clothing कब लगता है, when our body is getting exposed to an environment which it is not supposed to get exposed. So वहाँ पे हमको देखना है कि कहाँ पे हमको protective clothing यूज करना है। So अगर आप देख रहे हो, these are the various example that is coming up with respect to our own body. Another example is hearing loss भी ये बहुत डेंजरस लॉस है क्योंकि ये इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं होता, धीरे धीरे हमारी लिसनिंग हियरिंग कैपेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती है।
सो इमीडिएटली हमको लगता है इसका कुछ इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है, बट प्रोबेबली आफ्टर द एज ऑफ से कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ 10 और 15 years you will say there is a decrease in the audibility. टिपिकली इन द प्रेस शॉप हम जाते हैं तो ऐसे दिखाई देता है कि वहाँ पे डेसिबल लेवल बहुत ज्यादा है, एंड इफ इट कंटिन्यूज टू बी देयर एक्सपोज्ड ऑन आवर ईयर्स देन हमारी ऑडिबिलिटी कम हो सकती है, राइट। सो हमने बेसिकली क्या किया है, अभी हमने देखने की कोशिश की कि हर एक जो हमारा एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है उसके साथ क्या क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं और उसके साथ कौन से पीपीज आ सकते हैं। We started with the eyes and the face, then foot, hand and arm, head, protective clothing for our entire body, and then probably we ended up with the our ear. So the point remains the same कि हमको देखना है कि हमारे शॉप फ्लोर पे हमारा कौन सा बॉडी पार्ट है जिसको जो एक्सपोज हो रहा है एनवायरमेंट को और वो डैमेज होने के चांसेस है बिकॉज ऑफ द वे वी आर वर्किंग ऑन द शॉप फ्लोर, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ द शॉप फ्लोर। वो जो चीजें जो हमारे इन प्रोबेबली एरियाज को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, उनको हमको देखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट इट एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम एंड व्हाट आर द डिफरेंट पीपीज अवेलेबल फॉर द सेम, राइट। सबसे पहले हमको देखना है कि वी नीड टू सी द पीपीज एज अ लीन टूल बिकॉज इट गोइंग टू रिड्यूस आवर मुड़ा ऑफ डिफरेंट वेट और any accident or something like that, right? So safety response and the confidence is the one जिसकी वजह से हमारी productivity बढ़ती है, वहाँ पे हमको focus करना है, and compliance is the just output of using the correct PPEs, right?